भाई हाँ बेटा, अब इधर ध्यान दो। आगो मत कर। हाँ बेटा, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं पादप कार्यकी। आकारिकी हो गया, शारीरिकी हो गया। हम बात कर रहे हैं, हो गया, मेरे को दे दिया बेटा, जो देना था वो नेचा रखो। प्लांट फिजियोलॉजी, इधर ध्यान दोगे, ज्यादा टाइम नहीं है, इधर देखो, वैसे भी आधा घंटा ऊपर हो गया। पीछे बॉयज, और न्यात बार किसको किया भाई? उधर जगह है को नहीं है? बैठो। देखो भाई, पादप कार्य की हमने मॉर्फोलॉजी की बात कर ली, मतलब प्लांट की बात कर ली कि रूट, स्टेम और लीफ बाहर से कैसे दिखते। फिर एनाटॉमी की बात की कि रूट, स्टेम और लीफ अंदर से किस प्रकार की संरचना से बने होते हैं। जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, उत्तविभ्योतक हो गया, स्तयुतक हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये सारे भाग मिलकर के प्लांट का निर्माण तो कर लिया, अब प्लांट के कार्य क्या क्या है। तो हम क्या बोले कि ये वह शाखा है जिसमें पादपों के किसका अध्ययन बेटा? कार्यों का अध्ययन। क्या कहलाता है? पादप कार्यकी कहलाता है। इसके फादर देखें, जनक देखें, तो बोला जाता है स्टीफन हेल्स को। किसको बेटा? और इंडियन फादर देखें, भारतीय जनक सर जेसी बॉस। ये चीज ध्यान रखना भाई। प्लांट फिजियोलॉजी वह ब्रांच है जो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पादपों के कार्यों का अध्ययन करते हैं कि प्लांट कौन कौन से कार्य करता है। सबसे पहला कार्य होता है जल का अवशोषण, फिर होता है उस जल को ऊपर चढ़ाना, पर्णोदक यानी रसारोहण, फिर उसका वाष्पोसर्जन करना, फिर प्रकाश संश्लेषण करना, श्वसन करना, है ना, बहुत सारे काम है। इन सारे कामों को हम 3 श्रेणी में बांटते हैं, आगे देखते हैं। ये चीज समझ में आई कि फादर कौन है, स्टीवन हेल्स, और इंडियन फादर कौन है। अब देखो इधर, कितने कितने कार्य अपने पास में? 3। पहला है भौतिक कार्य, कैसे कार्य, है ना, फिजियोलॉजिकल, सॉरी फिजिकल। दूसरी बात करेंगे उपापचयी कार्य, मेटाबॉलिक एक्टिव, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और तीसरा बोलते हैं वृद्धि एवं विकास, बोलेंगे ग्रोथ
दे भाई दे, जीत ही गए। अब 1 मिनट इधर ध्यान दो। हाँ, क्या है अब कि भौतिक कार्य के अंदर क्या क्या आता है। भौतिक कार्य का मतलब है कि कौन से फिजिकल फोर्स है। जैसे बात करते हैं अपन, सबसे पहले जल का अवशोषण कौन करेगी, जड़। उसके बाद में उसी जल को ऊपर की ओर चढ़ाना, रसारोहण। और तीसरा जल को निकालना, जिसको हम बोलते हैं वाष्पोषण। उपापचयी कार्य पहले चैप्टर में हमने देखा था। उपापचय का मतलब अपचय और उपचय, ये कुछ बनाना या कुछ तोड़ना। तो इसमें अगर तोड़ने की बात आए तो क्या आएगा, बनाने की बात आए तो क्लियर।
मेरे को मालूम नहीं, मेरे फोन से कनेक्ट है ही नहीं। हॉटस्पॉट दूं बचके वही भी और गुण बड्डी। अब इधर ध्यान दो। और तीसरा आ जाता है वृद्धि और विकास, यानी कि पादप किस प्रकार से वृद्धि करता है। हमने पढ़ा था विभज्योतक और हमने पढ़ा था स्थायी पादप की लंबाई में कैसे वृद्धि होती है और मोटाई के लिए द्वितीयक वृद्धि। अब यहाँ पर कुछ हार्मोन्स रहते हैं, वो हार्मोन क्या करते हैं, पादप की वृद्धि को बढ़ाने में भाई या पादप की वृद्धि को घटाने में सहायक होते हैं। पहला हार्मोन आता है ऑक्सिन, नाम सुना है। दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा जिब्रेलिन, चौथा इथाइलिन या एथिलिन, और पांचवा एब्सिसिक अम्ल जिसको एबी कहते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन पूछूं, सुनना कि निम्न में से कौन से पादप वृद्धि हार्मोन है। सुनो तो सही, ऑप्शन देने दो। पहला ऑक्सिन साइटोकाइनिन, दूसरा ऑक्सिन एब्सिसिक अम्ल, तीसरा साइटोकाइनिन इथाइलिन, और चौथा इथाइलिन जिब्रेलिन। कौन से पादप वृद्धि हार्मोन है? ऑक्सिन साइटोकाइनिन, बाकी वाले क्यों नहीं? इधर ध्यान देना, इसलिए पहला सही है क्योंकि ये 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने ये संडे को लॉन्ग ईयर बैच का जो एग्जाम था, टेस्ट था, उसके अंदर दिया था कि जो इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल है ये दोनों पादप वृद्धि अवरोधक है, पादप की वृद्धि को रोकते हैं। ये ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वो भी किसमें, जनरल पेपर होता है जीके का, उसमें बोला था कि निम्न में से पादप वृद्धि अवरोधक है। और ये जो तीनों है वो पादप वृद्धि प्रमोटर है, अवरोधक नहीं है, बढ़ाते हैं। समझ में आया? अब हम एक एक करके चलेंगे। पहला हम बात कर रहे हैं जल का अवशोषण, यानी कि जल को क्या करना, अवशोषित करना। तो जल को कौन अवशोषित करेगा, मूल करेगी या रूट करेगी? तो उसको अवशोषित करने से पहले हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि देखो बेटा, इधर पानी पड़ा है और इधर पानी पड़ा है, किस तरफ मूव करेगा? जिस तरफ ढलान ज्यादा होगी। या फिर किस तरफ मूव करेगा? जहां पर पानी की ज्यादा सांद्रता है वहां से पानी की कम सांद्रता की ओर, है ना। पहाड़ पर देखते हो तो ऊपर से नीचे की ओर जाता है, यानी कि जहां पर भी ज्यादा सांद्रता है वहां से कम सांद्रता की ओर। हमने क्या किया कि कूलर भरने के लिए वहां से नल स्टार्ट किया, नल के अंदर पानी की ज्यादा सांद्रता, पाइप से होता हुआ कूलर में कम सांद्रता। हम सिर्फ ये देख रहे हैं तीन कार्यों को जो डेली रूटीन में काम आते हैं। देखना बेटा, इधर अपने घर के अंदर एक पानी का टांका बना है बेटा, उसके अंदर हम पाइप लगाते हैं, यहां एक मोटर होती है, ये पाइप ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर किससे अटैच रहते हैं बेटा, टंकी से। और टंकी जब फुल हो जाती है तो पानी कहां गिर जाता है? अब देखना, ये जो टांका है इसको हम संज्ञा दे रहे हैं किसकी, मृदा की। ये जो अंदर की ओर जो पाइप डाल रखा है ये क्या है, अपने मूल। ये क्या है, पाइप ऊपर चढ़ रहे हैं, ये क्या है? अब सुनना इधर, जैसे ही हम मोटर का स्विच स्टार्ट करते हैं पानी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। जब टंकी पूरी पानी से भर जाती है तब क्या होता है, पानी बाहर गिरता है। सुनना अब इधर, इसी चीज को हम प्लांट से रिलेट कर रहे हैं। मृदा के अंदर जल है, जल को मूल अवशोषित करती है, ये रोल नहीं है। पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, पर्णों में जाता है, जब पर्णों में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी बाहर निकलता है। यहां हुआ जल का अवशोषण, यहां हुआ रसारोहण और यहां हुआ वाष्पोत्सर्जन। समझ में आया? तो इसको मैं क्या बोलूं, ये तो हो गया जल का अवशोषण, ये
रसारोहण, और यहां क्या हुआ, वाष्प। अब देखना इधर, जब पानी को नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है तब हमें मोटर की आवश्यकता हुई हुई लेकिन प्रकृति क्या करती है, क्या कहती है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अपने पास में कुछ टर्बो की मोटर है और वो मोटर कहती है कि भाई आप मेरे को स्टार्ट करो तो मैं पानी को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। पर पादपों के पास में ऐसी क्या चीज है जिससे पानी नीचे से लेके ऊपर की तरफ जाता है। छोटे प्लांट में चलो आसानी से चले जाता है, जैसा हमने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में पढ़ा, सिकोया जाइजेंटिया, यूकैलिप्टस रेगनेंस, वो तो 400 फीट लंबे हैं, फिर उनमें कैसे जाता है। किसी ने पानी की मोटर लगा रखी होगी, चलो दया कर देते हैं पानी की मोटर दे देते हैं। प्रकृति तो कहती है कि पानी को ऊपर से नीचे ले आओ, और प्रकृति का सबसे पहला तत्व है प्लांट खुद, और वो खुद प्रकृति का खंडन कर रहे हैं कि भाई नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे नहीं, मैं पानी को कहां से ले जाऊंगी, नीचे से ऊपर। तो ये जो करने के लिए हम जो मोटर का काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बल, ससंजन बल, आसंजन बल, यानी सारी चीजें आगे समझेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया कि कौन कौन सी चीजें किस प्रकार से काम आती है ना। आपको पहले ही बोला था कि बोटनी है, जब तक खुद की लाइफ से रिलेट करके नहीं पढ़ोगे ये बिल्कुल समझ में नहीं आती। इस चीज से आपको तीनों प्रक्रियाएं समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत। अब मृदा के द्वारा जल को अवशोषित करने से पहले, यानी कि टांके के अंदर पानी का टैंकर डलवाने से पहले टांके को पूरी तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि कहीं पर लीकेज नहीं हो, वरना पानी क्या होगा, नीचे चला जाएगा। इस तरीके से बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा पानी कलेक्ट हो, इस तरीके से बनाना है कि पानी जो है नीचे की मृदा, नीचे की रेत है वो उसमें मिक्स नहीं हो, इसलिए प्लास्टर वगैरह करके सीमेंट वगैरह लगा करके सही ढंग से रखते हैं। यही चीज हम प्लांट के रेफरेंस में करेंगे कि पादप जो है जल के साथ में किस प्रकार से संबंध रखता है, उसको बोलते हैं हम पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप का मतलब है कि पादप जल से किस प्रकार से संबंध दर्शाता है। जैसे ये तना है, इसमें कौन चढ़ेगा ऊपर की तरफ, जड़ी तो सॉरी जल ही तो जाएगा H2O की फॉर्म में, है ना। किस तरीके से जाएगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले इनमें पढ़ना क्या है वो मैं आपके यहां लिख रहा हूं। सबसे पहली टर्म हमें पढ़नी है पारगम्यता। क्या पढ़नी है बेटा, दूसरा पढ़ना है विसरण, तीसरा पढ़ना है परासरण, चौथा पढ़ना है जीव द्रव्य कुंचन या विकुंचन। इसको इंग्लिश टर्म हम साथ में लेके चलेंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, वो डिट्टो वहीं पर प्लाज्मोलाइसिस आया था, जीव द्रव्य कुंचन नहीं। पांचवा हम करेंगे अधिशोषण या इसके अंदर अंतः चूषण। इसके अलावा क्या हुआ, अंतः चूषण, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के दाब, जिससे कोशिका फटती भी नहीं है फिर भी जल का अवशोषण करती है। फिर पढ़ेंगे जल विभव। ये टॉपिक हमें सबसे पहले इस पादप जल संबंध में क्लियर कर दे। पहली टर्म केमिस्ट्री में आपने पारगम्यता पढ़ी है बेटा, पढ़ी है। पारगम्यता कैसे, कि किसी भी झिल्ली का एक ऐसा गुण जिसके द्वारा वो ठोस को, द्रव को या गैस को अपने में से अंदर आने दे या अपने से बाहर जाने दे। मतलब कि जल के अणुओं का यानी द्रव के अणुओं का, ठोस के अणुओं का या गैस के अणुओं का आदान प्रदान करने के लिए झिल्ली का एक गुण ही क्या कहलाता है, पारगम्यता कहलाता है। क्या बोले, झिल्ली का ऐसा गुण जिसके द्वारा ठोस, द्रव या गैस का आदान प्रदान होता हो। चलो ठोस द्रव गैस में नहीं लिख रहा हूं, इसकी जगह लिख रहा हूं
विलयन का कैसा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। इस बेस पे झिल्ली 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है पारगम्य झिल्ली, तो सबके लिए पारगम्य हो। विलयन किससे मिलकर बना था? विलय प्लस विलायक। विलायक यानी कि जल, यानी कि इसमें विलायक एवं विलय दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। दोनों का आदान प्रदान, समझ में आया? मतलब किसी को मना नहीं करेगा, हर कोई हो सकता है। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य मतलब केवल किसको? जल को, यानी केवल किसको? विलायक को। केवल विलायक आ सकता है, एग्जाम्पल अपन बाद में देखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखो। तीसरा चयनात्मक पारगम्य, चयन करके ये विलायक के लिए ज्यादा, विलय को भी आने देगी लेकिन विलय के लिए कम, क्या? पारगम्य। और चौथी अपारगम्य, नाम से पता चल रहा है, न विलायक न ही, समझ में आया? वापिस देखो, पारगम्य झिल्ली मतलब सबको अंदर आने दे सकती है, विलायक को भी विलय को भी। अर्ध पारगम्य केवल विलायक यानी कि जल के अणुओं को अंदर आने देती है। चयनात्मक पारगम्य विलायक के लिए ज्यादा, विलय के लिए कम आ सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट करके कि तेरे परसेंटेज कितने, जैसे मयूर का है ना, आप देखते हैं कि भाई कितने परसेंटेज है, तो मेरे साथ 95, तू जा करके एफ में बैठ जा। मेरे कितने 90, तू जा करके ई में बैठता है। मतलब सेलेक्ट करके उसके बाद में चयनात्मक पारगम्य, बाद में अपारगम्य, मतलब किसी को भी अंदर आने नहीं देते। एडमिशन एक बार फुल हो जाते हैं तो उसके बाद में बैठने की जगह नहीं है, यानी कि अब इसके बाद में किसी को भी अंदर आने की परमिशन। समझ में आया? अब इसको अपन उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। दूसरा टर्म क्या है? विसरण। और विसरण की बात करते हैं, ये विसरण इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। ठोस, द्रव एवं गैस का आदान प्रदान। ठोस, द्रव, गैस का, जैसे मैं बात करूं, इधर ध्यान दो, मेरे पास में एक बोतल है, उस बोतल में एक गैस भरी है, तो बोतल के अंदर गैस की सांद्रता ज्यादा। क्लियर? जैसे ही मैंने बोतल का ढक्कन खोला तो क्या होगा? गैस पूरे इस हॉल में फैल जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ खिड़की से बाहर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, मतलब कि हर कोने में उसकी सांद्रता क्या होने लगी? कम। जब तक इस बोतल के अंदर थी तब उसकी सांद्रता ज्यादा थी, जैसे ही मैंने बोतल को खोला तो सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई। बात करता हूं अगरबत्ती की। अगरबत्ती के ऊपर जो होता है ब्लैक कलर का जो भी मटेरियल, यानी कि उस लकड़ी के ऊपर उसकी सांद्रता ज्यादा, जैसे हम उसको जलाते हैं वो धुएं के रूप में सांद्रता जो है वो बिखर जाती है, यानी कि सांद्रता कम। समझ में आया? ओके, वही चीज है कि ठोस, द्रव और गैस का आदान प्रदान की जगह लिख रहा हूं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। जैसे बोतल में भरी गैस। बहुत सारे उदाहरण है ना, बहुत सारे उदाहरण है। गैस का गैस में विलयन, ठोस का ठोस में, द्रव का द्रव में, है ना, बहुत सारे विलयन है। जैसे हम क्या करते हैं कि पानी है, पानी एक जगह उसकी सांद्रता ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास में गुलाल है, एक पॉकेट है, एक पाउच है, उस पाउच के अंदर गुलाल की सांद्रता ज्यादा। जैसे ही मैंने उसको पानी में डाला, है ना, थोड़ा डालने से ही पानी पूरा का पूरा जिस कलर का गुलाल है उस कलर का हो जाता है, भले उस पाउच के अंदर बाकी जितना भी कलर बचा हो। मतलब पाउच में सांद्रता ज्यादा थी, पानी के अंदर सांद्रता कम। इसका भी एग्जाम्पल नहीं ले तो अब ध्यान दो बेटा इधर। जैसे कि एक ग्लास है, ग्लास के अंदर एल्कोहल भरा है, आधा भरा है, ठीक है, यानी कि एल्कोहल की मात्रा ज्यादा,
अब मैंने उसके अंदर पानी मिलाया, क्या मिलाया, पानी। अब क्या होगा, उस एल्कोहल की सांद्रता में धीरे 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 वृद्धि होती। हम क्या बोले, उच्च से निम्न, लेकिन ये क्या कह रहा है, निम्न से उच्च। निम्न से उच्च नहीं है, एल्कोहल एकदम प्योर था, जैसे ही हमने पानी मिलाया उसके अंदर उस एल्कोहल की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी। वो पानी नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप पानी बहुत ज्यादा मिला दोगे तो ऑब्वियसली पानी बन जाएगा, है ना। तो उसका जो टेस्ट है, उसका जो भी स्मेल है या उसका जो नशा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हम यही बात कर रहे हैं यहाँ पर विसरण की। विसरण यानी कि विसरित होना, यानी फैलना। एक अगर यही हॉल छोटा होता तो सेलेक्टेड लोग आते, हर कोई बैठ नहीं पाता। अब हॉल बड़ा है, कुछ इधर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं, बीच में जगह भी खाली पड़ी है ना, यानी कि फैल के बैठे हो। विसरित होना मतलब फैलना। समझ में आया। दूसरा टर्म देख रहे हैं, परासरण। इसको अच्छे से समझना, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें सिर्फ किसका आदान प्रदान होगा, द्रव का। और देखो बेटा, द्रव को हम क्या बोलते हैं, विलायक। इन चारों में से बताओ कौन सी झिल्ली काम में आएगी, पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य केवल विलायक, ठीक है ना। देखो, द्रव का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गमन समझ में आया। सुनना बेटा, ये एक कोशिका है, इस कोशिका को मैं जल में रखूं, क्या होगा बताओ, जल कहां जाएगा, किशमिश है, किशमिश को मैंने पानी में रखा, अब बताओ क्या होगा, किशमिश फूल जाएगी, यानी जल अंदर गया। परिभाषा देखो, जल का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, मतलब इसके बाहर की जो झिल्ली थी उसने किसका काम किया, अर्धपारगम्य झिल्ली का काम किया। समझ में आया। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, एक तो ये चीज है कि भाई किसी कोशिका को मैंने जल में रखा तो क्या हुआ, कोशिका के अंदर जल चला गया। अब एक और सिस्टम आता है, पहले देख लो। एक है अंतः परासरण। क्या है बेटा, अंतः परासरण। सेम परिभाषा, लेकिन किधर की साइड होना, अंदर की साइड होना। तो मैं क्या बोलूं, जब किसी, चित्र आपके सामने, कोशिका को किसमें रखूं, कोशिका को जल में, किसमें, जल में। जल को बोलते हैं बेटा अल्प पराशरी विलयन। कैसा विलयन, अल्प पराशरी विलयन में रखने पर जल कोशिका के अंदर जाता है। समझ में आया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अंतःपरासरण। तो सवाल आता है अंतःपरासरण के लिए किस प्रकार का विलयन चाहिए, तो क्या बोलेंगे, अल्प पराशरी। अल्प पराशरी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। ये टर्म ध्यान रखना। समझ में आया। अब सेम चीज मैं दूसरी बोल रहा हूं, बाह्य परासरण। बाह्य परासरण में क्या होगा, बाहर की ओर तो होगा। जब कोशिका को किस में रखूंगा बताओ, इसमें भी जल में ही रखेंगे, जल में रखेंगे। अच्छा, ठंडे जल में रखेंगे, अरे जल में रखेंगे, जल तो अंदर की ओर जाएगा ना। जब कोशिका को, रुको रुको, अति पराशरी विलयन, बीच में लिख रहा हूं शुगर विलयन में रखने पर जल का बाहर आना। अति पराशरी विलयन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं बेटा, कैसे देखना, इधर देखो, ये एक कोशिका है और ये है शुगर का सॉल्यूशन, मतलब कि किसका विलयन, चीनी का विलयन। तो बताओ इस चीनी के विलयन में पानी ज्यादा होगा या चीनी,
हम नींबू शिकंजी बनाते हैं, पानी लेते हैं बहुत ज्यादा, उसके अंदर नींबू डालते हैं, तब पानी का विलयन बनता है या नींबू का? नींबू का। मतलब पानी की सांद्रता क्या हुई? कम हुई। अब पानी की सांद्रता कम हुई, मैंने इस चीनी के सॉल्यूशन में रखा, तो चीनी के सॉल्यूशन में किसकी मात्रा कम है? पानी की मात्रा कम है। तो जब कोशिका को इसमें रखा, तो अब बताओ कोशिका के अंदर भी तो जल होता है, यहां जल है, तो जल की सांद्रता ज्यादा कहां है? कोशिका में। जल की सांद्रता कम कहां है? शुगर के सॉल्यूशन में। और परासरण क्या कहता है? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। तो कोशिका के अंदर जो जल है वो जल कहां आएगा? बाहर आएगा, और कोशिका क्या हो जाएगी? पिछुक जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य परासरण। समझ में आया? ये जो चीज बताई इसी से रिलेटेड तीसरी टर्म है, ये लास्ट ही कराऊंगा बेटा। इसी से रिलेटेड तीसरी टर्म है जिसको मैंने लिखा था जीव चौथी जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस। अब देखना बेटा, देखो कुंचन का मतलब सिकुड़ना। सिकुड़ने के लिए कौन सा परासरण? क्लियर? अभी तो बोला था सिकुड़ने के लिए बाह्य परासरण। तो क्या करूं? देखना, जब किसी कोशिका को किस विलयन में रखूं भाई? अति परासरी विलयन में रखने पर किसके कारण? बाह्य परासरण के कारण जल कोशिका से बाहर आ जाता है एवं कोशिका सिकुड़ जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। और इस कोशिका को क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। समझ में आया? अब इसका उल्टा देखना इधर, जीव द्रव्य विकुंचन। मतलब इसी कोशिका को किस में रखूं? अल्प परासरी यानी जल में, विलयन में रखने पर जल कोशिका में प्रवेश करता है एवं कोशिका फूल जाती है। इसे हम बोलते हैं जीव द्रव्य विकुंचन, या बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। समझ में आया? मतलब कि क्वेश्चन ये पूछेंगे, जीव द्रव्य कुंचन के लिए विलयन कौन सा? अति परासरी। परासरण कौन सा? बाह्य परासरण। देख लो, दो चीजें लिखी है, विलयन कौन सा? अति परासरी। परासरण कौन सा? बाह्य परासरण। विकुंचन के लिए विलयन कौन सा? अल्प परासरी। और परासरण कौन सा? अंत परासरण, यानी कि कोशिका रखने पर कोशिका में प्रवेश करते हैं। समझ में आया? तो ये सीधा सीधा पूछते हैं क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि मम्मी अचार बनाती है घर पे, बनाती है बेटा? अचार के ऊपर नमक डालती है, अचार को तेल में डुबो करके रखती है, क्यों? यानी कि ताकि सड़े नहीं। किससे सड़ता है? फफूंद से। किससे सड़ता है? जीवाणुओं से। देखो अचार है जो मृत कोशिका है, मृत कोशिका पर सारे कवक वगैरह लगते हैं, तभी हम उसको मृतोपजीवी कहते हैं। अब देखो, कवक एक जीवित कोशिका है, जीवाणु जीवित कोशिका है। हमने क्या डाला? तेल डाला। तेल यानी कौन सा विलयन डाला? अति परासरी। जैसे ही अचार को तेल में रखा तो उसके ऊपर उपस्थित जीवाणु भी तेल में गए। जीवाणु मतलब जीवित कोशिका। तो हमने जीवित कोशिका को कौन से विलयन में डाला? अति परासरी। तो उस जीवित कोशिका में से जल बाहर आएगा, यानी क्या होगा? बाह्य परासरण होगा। वो जीवाणु कोशिका सिकुड़ जाएगी, मतलब जीवाणु या कवक मर जाएंगे। समझ में आया? अचार को इसलिए तेल में डुबालते हैं क्योंकि तेल अति परासरी विलयन है, उसमें जीवाणु या कवक कोशिका प्रवेश करती है तो बाह्य परासरण होता है, जिससे उस जीवाणु या कवक कोशिका का जल बाहर आ जाता है
और ये वाली प्रक्रिया होती है और वो मर जाते हैं और अचार वैसा का वैसा सुरक्षित रहे। मम्मी को ये नहीं मालूम, ये सारी चीजें नहीं मालूम है ना, कि ऐसा करने से जीव कुंचन भी होता है। उसको पता है कि बस तेल को रख दो, अपने आप पूर्वज भी यही करते गए थे ना, हम भी यही करते हैं, पीछे की क्या प्रक्रिया है नहीं मालूम। लेकिन अब इस चीज को ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल बता देते हैं। समझ में आया? आज इतना ही करेंगे, बाकी वाले जो टर्म है देखो, अधिशोषण, दाब और जल विभव, ये अपन कल करेंगे। कहां तक करना है? यहां तक हो गया था ना बेटा, ये लिखना है, लिखो।